आज जब हम ट्रंप का एक नया बयान इसके ऊपर पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जी ये हमारी जंग नहीं है, ये उनकी जंग है, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं फ़लस्तीन का वो हाल देखता हूँ, वो तबाहशुदा फ़लस्तीन देखता हूँ। लेकिन क्या हमारे दिलों में ये सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए कि जी अब से पहले हथियार कौन फराहम कर रहा था अमेरिका को, और अब प्रेसिडेंसी चेंज होने के बाद क्या इस तरह से आप कता ताल्लुक़ कर लेंगे ये कह करके जी ये हमारी नहीं उनकी जंग है? भले से कि उनकी जंग है, बट अमेरिका इसमें इन्वॉल्व तो रहा है और उसका नुकसान तो वहाँ के मासूम बच्चों को हुआ है जो फ़लस्तीन में। जी हाँ, बिल्कुल। ये 57 ममालिक जो हैं वो शत्रुमुर्ग की तरह अगर उसको न समझना चाहें उनकी मर्जी है, लेकिन हम जैसे कॉमन से लोग, एक आम से लोग, वो भी जब ताराना नज़र मारते हैं इन तमाम मामलात पर और पिछले 1.5 साल के अहवाल पर और उससे पहले तारीख पर, तो हमें तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। और ये लीजिए सीधा नुकात में आपके सामने रख देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अब कैंपेन के दौरान भी जिक्र किया, जेरी कुश्नर ने जिक्र किया कि जी गजा बहुत अच्छी पट्टी है, समुद्र के सामने है, हाई राइज बिल्डिंगें उधर बड़ी अच्छी लगेंगी। उसके बाद बाकी चीज़ों को छोड़ें, बहुत सारी बातें की। कल क्या बात की उन्होंने, जब एक सहाफ़ी ने पूछा, वो साइन कर रहे थे जब अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मुख्तलिफ 42 ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए, उस वक्त किसी सहाफ़ी ने पूछा कि गजा के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहाँ ये देरपा रहेगा, ये पीस डील? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कि देरपा रहेगा। और इससे पहले उन्होंने जो अभी मौजूदा उनकी जो कैबिनेट है, यानी कि जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कहते हैं और जो हमारे यहाँ मिनिस्टर कहलाती हैं, तो उनके 3-4 नाम मैं बता देता हूँ। और उन्होंने क्या कहा, हमें बहुत वाज़ेह अंदाज़ा उनका डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जी देखें, जो अमेरिका से प्यार करता है वो इजराइल से प्यार करता है, और जो अमेरिका से प्यार नहीं करता वो इजराइल से भी प्यार नहीं करता। तो और दूसरी बात, उनकी एक अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी जिसको हम आम गलतुल आम में UN सफीर कहते हैं, तो वो डेजिग्नेट जो अब उन्होंने आज उठा लिया, तो वो कहते हैं कि जी तो ये वन स्टेट थ्योरी का और 2 स्टेट थ्योरी का क्या मामला है? ये तो 1 स्टेट थ्योरी है। और साथ में उनके सफीर साहब जो अभी नॉमिनेट हुए हैं इसके लिए, इजराइल के लिए, तो वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक तो वो बिब्लिकल राइट है, इसका इजराइल का बिब्लिकल राइट है और इजराइल को ही मिलना चाहिए। ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है जिसकी जानिब वो जाना चाहते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं। इस पर जमील साहब आपसे आएंगे और बात करेंगे कि अंदरूनी मामला क्या है, नेतन्याहू को क्या मुश्किलात है, जो राइटिस्ट सोच है वो क्या कहती है, जो लेफ्टिस्ट सोच है क्या वो उसकी कदर भी करते हैं या नहीं, इस पर आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मसूद खान साहब की जानिब जाएं, मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या ये पॉलिटिकल मामला भी है अंदरूनी तौर पर इसराइल का? ठीक है, एक रिलीजियस एस्पेक्ट तो इसका है ना, जो एक राइटर्स पार्टी की सोच है कि जी हमें ग्रेटेस्ट इसराइल की जानिब जाना है और उसकी अचीवमेंट के लिए फिर और बहुत सारे ममालिक हैं, लेबनान का जो हिस्सा उनको चाहिए, गजा का जो हिस्सा उनको चाहिए, ये भी एक मामला है। तो क्या नेतन्याहू को उसकी भी मुश्किल है कि वो ये, क्योंकि देखें उन्होंने एक्सट्रीम सोच के साथ ही अपनी हुकूमत को बरकरार रखने में इतने सालों तक वो कामयाब हुए हैं। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी कि वो ये सोचे कि अमन की बात करें और उस वोटर को भी साथ रखें और ख़ास तौर पर उस काबीना को साथ रखें, क्योंकि जब जंगबंदी की बात होती है 2 वजीर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, देख लें जरा, एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं आपके नाज़रीन के लिए भी, कि नेतन्याहू या नॉन नेतन्याहू, क्या फ़लस्तीन के मामले में जितने वज़राए इकराम आ चुके हैं इजराइल के, उनकी कोई सोच में या उनकी अप्रोच में कोई फ़र्क था? क्या 1897 में जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई और वहाँ जब फैसला किया गया कि एक वतन बनाया जाएगा जो बन गया 48 में, फिर कहा गया कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाएगा, लोग डिबेट करते रहे, नहीं जी ये तो बस एक थ्योरी है। आपने प्रैक्टिकल नक्शा देख लिया पिछले दिनों। तो इसलिए नेतन्याहू को अगर फ़ायदा है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या यही एक कुल्ली वजह है? क्या यही सबब है कि जंग चल रही है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, और सियाको सबाक के हिसाब से जवाब दूंगा, मैं दलील के हिसाब से दूंगा। इसलिए कि जितनी भी 48 में जो काबिज हुआ इजराइल, 54 के करीब उनके देहात और शहरों को मस्मार करके अपनी बस्तियां बसा ली और इनको धकेल के इस पट्टी में भेज दिया फलस्तीनियों को। जब उन्होंने 82 में इस तरह कब्जा किया, जब 67 में कब्जा किया, तो उस वक्त तो नेतन्याहू नहीं था, उस वक्त तो और दूसरे वजीर आजम थे। जमील साहब, आपकी जानिब मुझे नहीं समझ आता कि डोनाल्ड ट्रंप से क्यों इतनी उम्मीदें हैं। वाज ही नॉट द वन जिन्होंने जेरूसलम को एज कैपिटल
करने की बात की और फिर उन्होंने उसको पूरा भी किया। यू फील कि वहाँ पर अपना सफारत खाना भी मौजूद होना चाहिए, 10 चीज़ें और होनी चाहिए, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी एरिया है। नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक वहाँ कैपिटल शिफ्ट किया ही नहीं जा सकता था, वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। राइट, तो अगर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी और वो पिछले डोनाल्ड ट्रंप की दौरे हुकूमत के अंदर ये सारी चीज़ें हुई, तो अब जब ये वाला रिजीम आया डोनाल्ड ट्रंप का, why the Muslim nation expects so much from Donald Trump this time just because एक सीज फायर करने की बात है और जो पूरा मुकम्मल तौर पर हो भी नहीं पाई। किस मुस्लिम नेशन की बात हो रही है? ये 57 ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। जी ओआईसी के वो ओआईसी के मेंबर जिनके के प्रीएम्बल के पैराग्राफ 16 में दिया हुआ है कि मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों का एक गढ़ है और हमारे वो मुसलमान उसकी पासदारी करेंगे, तमाम के तमाम ममालिक मिल के आप उस मुसलमानों की बात कर रहे हैं, 57 ममालिक की, जिनके के ओआईसी के आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि एक खास एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होगा जो कि फ़लस्तीन के काज को उभारता रहेगा और फैसले लेता रहेगा। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो ज़ाहिर उनको दर्द होना चाहिए, और अगर ये बात दुरुस्त है मगर इस पर अमलदारी करने की हिम्मत और ताकत नहीं है तो फिर पता नहीं किस हद तक तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मसूद साहब, एक तो सोच ये भी आ रही है। ठीक जमील साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।